नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सीटेट 2024 के लिए एसएसटी अर्थात सामाजिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इतिहास के एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। इन हैंड रिटन नोट्स को पढ़कर दोस्तों, जो एनसीईआरटी के मैं हैंड रिटन नोट्स लेकर आया हूँ, इनको पढ़कर दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम में, जो कि आपको 7 जुलाई 2024 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 60 में से 55 नंबर आसानी से ले आएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं इसकी पेडागोजी की भी एक क्लास लेकर आऊँगा। बाकी इसका जो कंटेंट है दोस्तों, सारे कंटेंट के सारे सब्जेक्ट, इतिहास हो, भूगोल हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके, एसएसटी के अंदर जितने सब्जेक्ट आते हैं सबके मैं हैंड रिटन नोट्स लेकर आऊँगा। टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट मैं लेकर आया हूँ आपके लिए दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कक्षा 6 का जो इतिहास है हमारे अतीत, उसका इतिहास का चैप्टर 1 है ये। तो सारे चैप्टर का मैं हैंड रिटन नोट्स लेकर आया हूँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके हैं, हर चैप्टर के, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूँ, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, सभी क्लास के दोस्तों। तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं अगली क्लास में दिखाऊंगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो इतिहास का आज चैप्टर 1, कक्षा 1 का जो चैप्टर 1 है, क्या, कब, कहाँ और कैसे हम पढ़ने वाले हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पहला पॉइंट, लोग कहाँ रहते थे। जो शुरू में जब आरंभिक लोग जो थे वो कहाँ रहते थे, इस बारे में बात की गई थी। तो इस पॉइंट को हम देख लेते हैं। नर्मदा नदी के तट पर, तो जो लोग शुरू के आरंभिक लोग जो थे वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों का उपयोग तथा शिकार भी करते थे। क्या होता था दोस्तों, ये नर्मदा, आरंभिक लोग जो थे वो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे दोस्तों, और लगभग कई लाख वर्ष पहले, आप कह सकते हैं 20 लाख वर्ष पहले ये लोग रहते थे दोस्तों। और ये अपने खाने के लिए, भोजन के लिए पेड़ पौधों का उपयोग करते थे या फिर शिकार करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करके खाते थे दोस्तों अपने खाने के लिए दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कृथर पहाड़ियाँ। तो इसमें क्या था इम्पोर्टेंट, ये था दोस्तों, यहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ, जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ कर दिया था दोस्तों। तो जो ये जो जगह थी सुलेमान और कृथर पहाड़ियाँ जो थी, वहाँ पर 8000 वर्ष पहले जो हमारे लोग थे, आरंभिक लोग थे, स्त्री पुरुष जो थे, उन्होंने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ कर दिया था। और यहीं पर ये पशुपालन करते थे तथा गाँव में रहते थे। इन्होंने वहाँ पर गाँव भी बसा लिए थे, तो गाँव में रहते थे, पशुपालन करते थे और गेहूँ और जौ की खेती करते थे दोस्तों, सुलेमान और कृथर पहाड़ियों पर दोस्तों, उत्तर पश्चिम में दोस्तों। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के बारे में क्या है दोस्तों, ये है, ये कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था। जैसा कि अभी हमने सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के बारे में बताया था, वहाँ पर गेहूँ और जौ की खेती करने लगे थे लोग लगभग 8000 वर्ष पहले दोस्तों। तो इसी प्रकार गारो और विंध्य पहाड़ियाँ जो थी, यहाँ पर भी कृषि का विकास हो गया था दोस्तों, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। जैसे कि अभी हमने बताया, जो कृथर पहाड़ियाँ थी वहाँ पर जौ और गेहूँ को उपजाना शुरू किया गया था सबसे पहले, लेकिन जो गारो और विंध्य पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर सबसे पहले चावल को उपजाया गया था, धान की फसल को उपजाया गया था दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ के बारे में दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था दोस्तों। तो जो सिंधु और इसकी सहायक नदी हैं, इन्हीं नदियों के किनारे जो आरंभिक नगर थे उनका विकास होना शुरू हुआ था दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, सेम टू सेम आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है, बट मैंने उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए निकाल रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ आप देख तो लेंगे ही, साथ में इसकी PDF अगर आप देख लेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट लगने वाले दोस्तों एक वीडियो की। इसके साथ ही मैं और जो पार्ट हैं वो भी लेकर आया हूँ। ये जो इतिहास का है पहला पार्ट लेकर आया हूँ दोस्तों। मैं आशा करूँगा ये जो
हैंड रिटन नोट्स आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जो 7 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है उसमें एसएसटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि हेल्पफुल रहेंगे तो दोस्तों आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों देख लेते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ। जैसे कि अभी हमने देखा सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, ऐसे ही गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो इन इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो गंगा और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं इनके तट के किनारे क्या हुआ था दोस्तों, नगरों का विकास 2500 वर्ष पहले हुआ था, जिसे मगध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मगध काफ़ी फेमस था, जहाँ पर अजातशत्रु और बिंबिसार जैसे शासक थे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे दोस्तों। तो ये मगध के मतलब मगध कौन सी नदी के किनारे था, गंगा नदी के किनारे था दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं देश के नाम। तो देश के जो नाम पड़े थे किस किस वजह से पड़े थे और क्यों क्यों पड़े थे, क्या क्या पड़े थे, ये सब हम देखने वाले हैं दोस्तों, जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में लिखा हुआ है दोस्तों। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। तो जो इंडिया हमारे भारत का नाम है, इंडिया जो हम बोलते हैं वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जो संस्कृत में जो सिंधु नदी है उसी को हम इंडस कहते हैं इंडिया में। तो इसी वजह से इंडिया को इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। किसने कहा था दोस्तों, ईरानियों ने और यूनानियों ने ये कहा था इंडिया, जैसा कि अभी मैंने बताया। और इंडिया शब्द इंडस से निकला है दोस्तों, जो संस्कृत में सिंधु को कहा जाता है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी जो कृति है ऋग्वेद, जो कि काफ़ी फेमस है, में मिलता है। तो जो भरत नाम का प्रयोग है ये ऋग्वेद में भी मिलता है दोस्तों। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है जो भरत नाम का प्रयोग है ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ पे मिलता है दोस्तों, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। और एक चीज़ आप और देख रहे हैं दोस्तों, ये जो लिखा है उल्लेखित संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद जो था वो संस्कृत में लिखा हुआ था। जो ऋग्वेद की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो क्या थी दोस्तों, संस्कृत थी दोस्तों। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके लगभग 2018 में आया भी था दोस्तों, आप समझ सकते हैं, और अक्सर आते रहते हैं दोस्तों। और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, इंडिया का प्रयोग देश के लिए होने लगा दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो भारतीय इतिहास के स्रोत, भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, जो सोर्स हैं भारतीय इतिहास के वो कहाँ कहाँ से आए हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो पांडुलिपि, तो पांडुलिपि एक बहुत बड़ा स्रोत था हमारे भारतीय इतिहास का दोस्तों। तो इसमें क्या था, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही गई। ये जो पुस्तकें थी ये हाथ से लिखी गई थी, इस वजह से इन्हें पांडुलिपि कहा गया। यह पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी दोस्तों। तो क्या होता था दोस्तों, जो ताड़पत्र का या हिमालय क्षेत्र में जो उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ थे उसकी जो छाल थी उस पर विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर ये लिखी मिलती थी, पांडुलिपि जो थी वो मिलती थी दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों पांडुलिपि भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है हमारे भारतीय इतिहास का। ये हमारा भारत का इतिहास ये है और हमारा भारत यहाँ पे था दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों अभिलेख, तो अभिलेख भी मिले थे। तो अभिलेख में क्या होता है दोस्तों, ये जो अभिलेख होते हैं ये प्रमुख रूप से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसे की प्लेट, पत्थर, मंदिरों की दीवारों पर उकेरे मिलते हैं। उत्कीर्ण अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहते हैं दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, जो सोना, चांदी, लोहा, तांबे या कांसे की कोई चीज़ या पत्थर की या कोई दीवार होती है उस पर जो लिखा हुआ होता है, मतलब हम उड़ेद का जो लिखते हैं वो जो थे वो अभिलेख उन्हें कहते हैं दोस्तों। तो जो और इसकी जो अध्ययन होता है, इन अभिलेखों का जो अध्ययन करते हैं इसे हम इंग्लिश में एपिग्राफी कहते हैं, इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, या फिर हम हिंदी में अभिलेख शास्त्र कहते हैं इसके अध्ययन को। तो अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, अभिलेख शास्त्र कहते हैं दोस्तों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों।
इसके साथ ही दोस्तों अन्य जो हो जाते हैं वो हो जाती हैं पुरानी इमारतें जो मिली थी, मूर्तियां मिली थी, सिक्के, बर्तन, आभूषण, चित्र, साहित्यिक स्रोत, ये आदि हमारे भारतीय इतिहास के स्रोत हो जाते हैं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। तो तिथियों को लिखने की पद्धति क्या थी दोस्तों? जो हम तिथियां लिखते हैं, जो डेट लिखते हैं आजकल, तो इसको लिखने की पद्धति कहाँ से आई, कैसे आई, इस बारे में भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो जैसा कि आपका एनसीईआरटी में लिखा है, बस सेम मैं मैटर लेकर आया हूँ आपके लिए। वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथियों को ईसा पूर्व तथा बाद की तिथियों को ईसवी कहते हैं दोस्तों। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि 1920 ईस्वी, 1920 ईस्वी या एडी, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म से एक्चुअली ये कैलेंडर बना था, तो हम जो डेट देखते हैं वो ऐसे लिखी होती है 1920 ईस्वी या 1920 एडी, 1999 एडी या ईस्वी। लेकिन दोस्तों जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो बरसें होती हैं, जैसे आपने बौद्ध का देखा होगा कि बौद्ध का जन्म, या हमारे महावीर स्वामी थे, इन लोगों का जन्म जो लिखा होता है वो ईसा पूर्व में लिखा होता है। किसी का 400 ईसा पूर्व, किसी का 400 ईसा पूर्व, या फिर बीसी, इंग्लिश में बीसी बोल देते हैं, हिंदी में ईसा पूर्व। तो दोस्तों जो बीसी या ईसा पूर्व जो होता है वो क्या होता है? मतलब ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पहले। और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर मीन्स पहले, तो इतने वर्ष पहले की बात होती है। मतलब जो बीसी अगर आ जाता है तो उतने वर्ष पहले की बात की जाती है दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म से दोस्तों। और अगर एडी या ईस्वी आता है तो वो तो नॉर्मल होता है, ईसा मसीह के जन्म से जो कैलेंडर बना है उसके अकॉर्डिंग। जैसे 1920 है, 1930 है, 1999 है ईस्वी, ये जो होती है ये बात की कहलाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाती हैं। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा ईसा पूर्व होता है ये आप समझ गए। बाकी जो बीसी होती है उसकी फुल फॉर्म जो होती है बिफोर क्राइस्ट होती है, और जो एडी होती है उसको एनो डोमिनी कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कभी कभी एडी की जगह सीई का यूज करते हैं, जिसे हम कॉमन इरा कहते हैं, और बीसी की जगह अर्थात बिफोर क्राइस्ट की जगह हम क्या करते हैं? बिफोर कॉमन इरा, इस टाइप से हम यूज करते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपका दोस्तों कक्षा 6 का पहला चैप्टर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके हो जाते हैं। अध्याय चैप्टर 2 क्या कह रहा है इसमें देख लेते हैं। जो आपने देखा होगा, अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी हैं तो उसका चैप्टर नंबर दूसरा जो है कक्षा 6 का, वो ये है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों? जो आरंभिक लोग थे, यहाँ पे भी आरंभिक लोगों की बात की गई है। तो यहाँ पर जो आरंभिक लोगों की बात की गई है, यहाँ पर क्या बात की गई है? यहाँ पे ये बात की गई दोस्तों, जो आरंभिक मानव थे इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हम जहाँ पर रहते हैं इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे आरंभिक लोग। और ये आज हम उन्हें जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। जो हमारे आरंभिक लोग थे उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं दोस्तों। साथ ही भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। इन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये भोजन का इंतजाम करते थे इधर उधर जाकर दोस्तों, इस वजह से इन्हें आरंभिक मानव को आखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जो आरंभिक मानव थे वो खाने के लिए वो क्या करते थे दोस्तों? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, और मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे। फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे अपने भोजन के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाता है वो ये हो जाता है कि आखेटक खाद्य संग्राहक जो थे, हमारे जो आरंभिक लोग थे, उस समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा क्यों करते थे? इसके क्या कारण थे? तो इसके दोस्तों कई कारण थे, और लगभग टोटल 4 कारण थे। इसके अलावा ज़्यादा भी कारण हो सकते हैं, लेकिन 4 कारण जो एनसीईआरटी में लिखे थे वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये 4 कारण क्या क्या थे देख लेते हैं दोस्तों। जब ये एक पौधे फल व जानवरों को खा लेते थे तो और भोजन के लिए उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो दोस्तों जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर जो पेड़ पौधे हुआ करते थे और या जानवर हुआ करते थे, उन्हें मार के काट कर खा लेते थे। तो वहाँ पर जब कुछ बचता नहीं था तो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था दोस्तों। तो इस वजह से वो दूसरी जगह चले जाते थे। दूसरा कारण ये था
ये जानवरों का शिकार करते करते उनके पीछे चले जाते थे, दूसरी जगह पहुंच जाते थे। तीसरा ये था, पेड़ पौधे फल फूल अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम में उगते थे, तो इस वजह से भी उन्हें अपने भोजन का इंतजाम तो करना था, क्योंकि भोजन नहीं करेंगे, कुछ खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, तो उन्हें अपने भोजन का इंतजाम करने की वजह से इधर उधर जाना पड़ता था दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, चौथा कारण जो था वो था, कभी कभी कुछ नदियों व झीलों का पानी सूख जाता था, इसलिए पानी के लिए वे अन्य नदियों या झीलों के पास जाते थे दोस्तों। तो जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर जो नदियाँ होती थी उन या झीलें होती थी, तो वहाँ का पानी सूख जाता था, तो पानी के बिना तो दोस्तों जी नहीं सकते। जैसा कि आपने कई जगह लिखा हुआ पढ़ा होगा, जल ही जीवन है, तो जल के बिना तो जी नहीं सकते, तो इसलिए उन्हें इधर उधर जाना पड़ता था, अन्य नदियों या झीलों के पास जाना पड़ता था दोस्तों। इस वजह से ये घूमते रहते थे दोस्तों। ये 4 मेन कारण हो गए। इसके साथ ही दोस्तों देख लेते हैं, आरंभिक मानव जो था उसके निवास स्थल क्या थे दोस्तों। तो उसके जो निवास स्थल थे वो थे भीमबेटका और हुंसगी एवं कुरनूल गुफाएं, भारत के प्रमुख पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं दोस्तों। यहाँ पर ये आरंभिक निवास था इनका। जो रहते थे आरंभिक मानव वो भीमबेटका में रहते थे, हुंसगी एक जगह थी, गुफा थी, कुरनूल गुफा थी, उस पर रहते थे, जो कि पुरापाषाणिक पुरास्थल भी हमारे पाए गए हैं दोस्तों। अब आप सोचते होंगे जो पुरा स्थल हैं ये क्या होते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, जो पुरा स्थल होते हैं, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। जो आरंभिक मानव रहते थे वहां पर किसी जगह मान लो रहे थे, और वो जगह हमें बाद में पता चली, कैसे पता चली, हमने वहां पे जाके देखा तो वहां पे हमें कुछ औजार मिले, कुछ बर्तन मिले, या कुछ इमारतें मिली, या कोई चीज़ बर्तन वगैरह कुछ मिली, जो रखी हुई चीज़ें थी उनकी वो मिली, तो उससे हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे मानव रहते, तो उसी को हम पुरास्थल का नाम दे देते हैं दोस्तों। ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों अब हम देख लेते हैं, आदि मानव इन गुफाओं और कंदराओं में इसलिए रहते थे ताकि वे धूप बारिश हवाओं से बच सकें। जैसे कि आजकल हम लोग अपने घरों में रहते हैं, क्यों रहते हैं दोस्तों, जिससे आराम से लेट सकें, धूप से बच सकें, बारिश से बच सकें और गर्म या ठंडी हवाओं से बच सकें, इसलिए हम घरों में रहते हैं। इसी प्रकार आदि मानव जो थे, आरंभिक मानव थे, वो गुफाओं या कंदराओं में रहते थे दोस्तों। इसके साथ ही पुरापाषाणिक जो स्थल थे वो क्या थे, तो पुरापाषाणिक जो स्थल थे वो भीमबेटका थी, जो आधुनिक मध्य प्रदेश जो है उसी को हम भीमबेटका कहते थे दोस्तों। और हुंसगी है, कुरनूल गुफाएं हैं, ये हमारे पुरापाषाणिक स्थल हैं, यहाँ पर हमारा मानव रहता था आरंभिक। इसके साथ ही दोस्तों नवपाषाणिक पुरास्थल जो हैं वो भी देख लेते हैं। तो नवपाषाणिक पुरास्थल जो हैं वो बुर्जहोम है, कोल्डी हवा है, महागढ़ा है, चिरांद है, दाऊजली है, हेंडिंग है, हल्लूर है, पयमपल्ली है, मेहरगढ़ है, ये सब हमारे नवपाषाणिक पुरास्थल है। और महापाषाणिक पुरास्थल जो है वो हमारे क्या हैं, ब्रह्मगिरी हैं और आदि चन्नलूर है दोस्तों, ये हमारे महापाषाणिक पुरास्थल हैं दोस्तों। तो जो हमारा आरंभिक मानव था, इसके बाद उन्होंने क्या किया था, आग की खोज कर ली थी, तो ये भी हमें कुछ अवशेष मिले थे, मतलब कहीं ना कहीं हमें राख मिली थी, उससे हमने पता लगा लिया कि जो हमारे आरंभिक मानव थे उन्होंने आग की खोज कर ली थी। तो जो अवशेष मिले थे वो कहाँ मिले थे, इस बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो आधुनिक आंध्र प्रदेश है, जो इस समय हमारा आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर एक कुरनूल गुफा है, कुरनूल नाम की एक गुफा है, उसमें राख के अवशेष मिले। इसी से हमने क्या लगा लिया, इसका मतलब हमने सोचा कि भाई जब वहाँ पे राख पाई गई है तो इसका मतलब जो हमारा आरंभिक मानव था वो कहीं ना कहीं आग जला लेता था, तो इससे हमने अंदाजा लगा लिया दोस्तों। तो आग का प्रयोग कई कार्यों के लिए, जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया गया होगा, ये हमने सोच लिया कि दोस्तों इसीलिए किया होगा, मतलब खाना पकाने के लिए भी किया होगा। जैसे कि आजकल हम चूल्हा जलाते हैं, खाना पकाने के लिए जलाते हैं, लेकिन उस समय वो जंगलों में रहते थे तो जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का प्रयोग करते होंगे, ऐसा हमने माना था दोस्तों। अब दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि जो हमारे आदि मानव थे वो पुरापाषाण काल में रहते थे, भीमबेटका में या कुरनूल गुफाओं में रहते थे। तो ये पाषाण काल का जो विभाजन है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और महापाषाण काल, मैंने ये स्थल बताए थे, तो ये कौन कौन से हैं और इनका मतलब क्या है ये भी हम देख लेते हैं दोस्तों एक बार। तो पुरापाषाण काल, तो पाषाण काल का विभाजन 3 भागों में है, 3 कालों में किया गया है दोस्तों। एक पुरापाषाण काल, तो पुरापाषाण काल जो है ये 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन तथा पाषाण यानी पत्थर से बना है। तो आप समझ सकते हैं पुरापाषाण काल का मतलब क्या हो गया, प्राचीन पत्थरों का जो काल था वो क्या है, हमारा पुरापाषाण काल हो गया दोस्तों, जो कि 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक
का समय माना जाता है। तो एनसीईआरटी में हमारा ये समय लिखा है 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पूर्व तक का जो समय था वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। ये हमसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल के भागों में 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने पुरापाषाण काल के बारे में बता दिया दोस्तों। अब नेक्स्ट जो है मध्य पाषाण काल। जो मध्य पाषाण काल है इसमें क्या था, क्या इंपॉर्टेंट था इसमें, ये देख लेते हैं दोस्तों। तो 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक का जो समय था वो मध्य पाषाण काल में माना जाता है एनसीईआरटी के द्वारा दोस्तों। तो जो ये जो समय था इसे हम मेसोलिथ भी कहते थे मध्य पाषाण काल को दोस्तों। और इस काल के औजार जो थे बहुत छोटे छोटे होते थे, इस वजह से इन्हें हम माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता था इन औजारों को। और इस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव बहुत ही ज़्यादा मिले थे, तो इस वजह से घास वगैरह थी, मतलब उगाई थी, तो उस हिसाब से लोग रहने लगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो आता है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो था, नवपाषाण काल का जो समय है दोस्तों वो 10,000 वर्ष पूर्व से उसके बाद के जो काल को कहते हैं वो नवपाषाण काल कहते हैं दोस्तों। 10,000 वर्ष जो पूर्व है, आज से 10,000 वर्ष पहले चले जाओ, तब से जो अब तक का समय है वो नवपाषाण काल के का हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों शैल चित्रकला देख लेते हैं। तो आरंभिक मानव जो थे वो जहाँ पर रहते तो वहाँ पर हमें कुछ चित्र बने हुए दिखे थे दोस्तों, तो उससे हमने पता लगा लिया कि वो चित्रकारिता भी करते थे। लेकिन हम देख लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लिखा हुआ है एक बार। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं दोस्तों। इनमें जंगली जानवरों का भी बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है दोस्तों। तो इससे हमने पता लगा लिया कि जो आरंभिक मानव था वो चित्रकला का भी शौकीन था, चित्रकला भी बनाता था, चित्र भी बनाता था दोस्तों। और भारत में जो शुतुरमुर्ग थे उसका पता हमने कैसे लगाया था वो भी दोस्तों हम एक बार बता देते हैं आपको। दोस्तों क्या हुआ था, भारत में पुरापाषाण काल युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, ये हमने पता लगाया था महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले थे। जो महाराष्ट्र में एक स्थान है पटनेपुरा स्थल, वहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले थे दोस्तों। इससे हमने पता लगा लिया कि भारत में शुतुरमुर्ग भी थे दोस्तों। और इनके कुछ छुलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे, क्योंकि वो काफ़ी मजबूत होते थे, इसलिए उनका मनके बनाने में उसका यूज कर लिया जाता था दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों खेती और पशुपालन के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। तो आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले मध्य पाषाण काल में दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया मध्य पाषाण काल का जो समय था 12,000 वर्ष से 10,000 वर्ष के बीच का जो समय था पूर्व का, वो हमारा मध्य पाषाण काल में आ जाता है। तो वो उस काल में क्या हुआ था, मानव ने खेती एवं पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। और मानव ने पौधों, बीजों तथा उनके उगने के समय, स्थान व तरीकों को सीखना आरंभ किया और धीरे धीरे वे कृषक बन गए, किसान बन गए दोस्तों। तो सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया था हमारे आरंभिक मानव ने, जो हमारे आदि मानव हुआ करते थे, उन्होंने जो जंगली जानवरों को पालतू बनाया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। मतलब आप कह सकते हैं सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था हमारे आदि मानव ने दोस्तों। लेकिन उसका जो जंगल में जो कुत्ते रहते थे उसको बनाया था पालतू। अब हमारे यहाँ घरेलू हो गए हैं कुत्ते, बट उस समय तो जंगल में ही पाए जाते थे, और क्योंकि लोग जंगल में ही रहते थे हमारे आदि मानव, इसलिए उन्होंने जंगली कुत्ते को क्या बना लिया था, पालतू बना लिया था। और धीरे धीरे उन्होंने भेड़, बकरी, गाय आदि का पालना शुरू कर दिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, इन्होंने घरेलूकरण की प्रक्रिया कैसे शुरू की थी, इन्होंने बसने की प्रक्रिया कैसे की थी, ये भी हम देख लेते हैं दोस्तों एक बार। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया दोस्तों। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवर अलग थे। मतलब जो इनके जो पौधे और जानवर थे अक्सर जंगली पौधे तथा जानवर अलग थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों को चुनते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी, और ये उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके बड़े दाने वाले अनाज होते थे दोस्तों, जिसके लिए उन्हें आसानी हो जाए, उन्हें ज़्यादा अनाज मिल जाए, थोड़ी से काम में उन्हें ज़्यादा अनाज मिल जाए और अच्छे से खा सकें, अपना पेट भर सकें दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों नवीन जीवन शैली, उनकी जो नवीन जीवन शैली थी वो कैसी थी वो भी देख लेते हैं दोस्तों। जब लोग
पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे दोस्तों। तो ये इस प्रकार से वो नवीन जीवन शैली में, आज की जीवन शैली में ढलने लगे धीरे धीरे दोस्तों। तो दोस्तों एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे कि जो मैं आपको एनसीईआरटी के नोट्स हैंड रिटन लेकर आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे दोस्तों, शेयर करेंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे जल्दी से, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो जो है तुरंत आप तक पहुंच जाए और 7 तारीख से पहले मैं जितनी भी वीडियो डालूं आप सारी देख लें और अच्छा स्कोर कर पाएँ अपने सीटेट के एग्जाम में दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है वो भी देख लेते हैं। अनाज के भंडारण के लिए उन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन से गड्ढा खोदा। जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे महाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं दोस्तों। इसके साथ ही निम्नलिखित कुछ ऐसे पुरास्थल हैं जहां अनाजों तथा पालतू जानवरों के अवशेष मिले थे, वो भी हम देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो पुरास्थल है प्रेजेंट टाइम में कहाँ है दोस्तों, इसलिए मैंने ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ है वो भी मैंने आपको लिख के रखा है दोस्तों। तो इधर पुरास्थल लिखे और इधर अनाज या हड्डियाँ, जो हमें हड्डियों के अवशेष जो मिले हैं वो लिखे हैं दोस्तों। तो मेहरगढ़ जो पुरास्थल था, जो कि काफ़ी फेमस था, जो आधुनिक पाकिस्तान में आता है, जो हमारा इस समय पाकिस्तान है उसके अंतर्गत जो आता है मेहरगढ़, वहाँ पर गेहूँ, जौ और भेड़ बकरी के साक्ष्य मिले थे दोस्तों। गेहूँ जौ जो थे ये अनाज थे, इनके साक्ष्य मिले थे, और भेड़ बकरी के साक्ष्य मिले थे दोस्तों। हड्डियों के साक्ष्य मिले, उससे हमने पता लगा लिया कि यहाँ पे भेड़ बकरी पाली जाती थी दोस्तों। और कोल्डी हवा जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में आता है, आधुनिक उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले और जानवरों की हड्डियाँ मिली, लेकिन ये पता नहीं कर पाए कौन सी। साथ ही दोस्तों महागढ़ा जो कि प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर भी चावल के साक्ष्य मिले। साथ ही मवेशी के साक्ष्य मिले। मवेशी क्या होता है दोस्तों, मिट्टी पर खुरों के जो निशान होते हैं उसे हम मवेशी कहते हैं, तो इसके भी हमें निशान मिले थे दोस्तों। इसके साथ ही गुफकिराल जो आधुनिक कश्मीर में आता है, यहाँ पर गेहूँ और दलहन के दाल के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। बुरजहोम जो कि आधुनिक कश्मीर में आता है, यहाँ पर गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद आधुनिक बिहार में आता है, गेहूँ, चना, जौ, भैंस, बैल के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश में आता है, यहाँ पर ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर पालने के क्या मिले, अवशेष मिले दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों पय्यमपल्ली जो कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में आता है, यहाँ पर काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर, इन सब के साक्ष्य मिले दोस्तों। अब हम देखते हैं जो हमारा आरंभिक मानव था, इसने स्थायी जीवन की ओर कैसे बढ़ा था, ये देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुरजहोम आधुनिक कश्मीर में जो आता है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तबास कहा जाता था। तो जो लोग कश्मीर के लोग थे, आधुनिक जो बुरजहोम जो पुरास्थल था, जिसे जो इस समय आधुनिक कश्मीर के अंतर्गत आता है, वहाँ पर लोग कैसे रहते थे, नीचे गड्ढे खोद कर रहते थे, अपना घर बनाते थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, गर्तबास कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। और इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ मिली, साथ ही घर के अंदर बाहर आग जलाने की जगह भी मिली थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो हम ना इतनी रखते हैं, अभी इन्हीं 2 चैप्टर को रखते हैं, थोड़ा सा और है ये भी हम देख लेते हैं दोस्तों। बाकी हैं तो मैंने सारे हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लिए हैं आपके लिए दोस्तों। फिलहाल तो यहाँ से जो सूक्ष्म निरीक्षण हमने किया था, जो वो किया था मेहरगढ़ जो कि प्रेजेंट पाकिस्तान में है, में जीवन मृत्यु कैसे होती थी दोस्तों, वहाँ पर क्या करते थे वो देख लेते हैं। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है, लेकिन ईरान को जाने वाले रास्ते पर है, जो कि बोलन दर्रे के पास आता है दोस्तों। तो मेहरगढ़ कहाँ पर है, बोलन दर्रे के पास में है दोस्तों, ईरान जाने वाले रास्ते पर, जो कि एक हरा भरा समतल स्थल है। इस इलाके में सबसे पहले इसी स्थान पर खेती व
पशुपालन शुरू किया गया था। मतलब ऐसा माना जाता है, जो वहाँ पर साक्ष्य मिले थे उसके अकॉर्डिंग जो मेहरगढ़ का क्षेत्र है, मेहरगढ़ पुरास्थल का जो क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे पहले उस इलाके में सबसे पहले मेहरगढ़ में ही दोस्तों पशुपालन और खेती शुरू हुई थी दोस्तों, ऐसा माना जाता है, ऐसा हमारा इतिहास में लिखा है दोस्तों। साथ ही यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। जो घर हुआ करते थे उस टाइम के, वो चौकोर तथा आयताकार होते थे, मतलब इस टाइप से होते, वर्ग टाइप के होते थे और इस टाइप से आयत टाइप के होते थे दोस्तों। और मृत्यु के बाद यहाँ के लोग मृतकों को दफना देते थे, जलाते नहीं थे, दफना देते थे, जिसे कब्र कहते हैं। आपने देखा होगा, उसे कब्र कहते हैं, जो दफना देते हैं उसे क्या कहते हैं, कब्र कहते हैं। और एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। वहाँ पर जो दफनाते थे और कोई मर जाता था तो उसके साथ एक बकरी के दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों दाओजली हेडिंग भी देख लेते हैं, इसके बारे में क्या लिखा है। ये पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है दोस्तों। ये दाओजली हेडिंग जो स्थान है वो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है दोस्तों। और यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले थे। जो खरल और मूसल पत्थर हैं उसके उपकरण यहीं पे मिले थे दोस्तों। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज यूज करते थे। साथ ही यहाँ जेटाइन पत्थर भी मिला था दोस्तों। यहाँ पर दाओजली हेडिंग में जेटाइन पत्थर भी मिला था, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और ये माना जाता है कि संभवतः ये पत्थर चीन से आया होगा। जो जेटाइन पत्थर है वो एक्चुअली चीन में पाए जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये चीन से आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों वैसे मैंने आपके लिए आगे के भी नोट्स तैयार करके रखे हैं, बट मैं आज की वीडियो यहीं तक रख रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और अगर आपको पसंद आएगी वीडियो तो मैं नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत जल्द ही लेकर आया हूँ, बहुत जल्द क्या कल ही लेकर आ जाता हूँ। और धीरे धीरे इतिहास, भूगोल और जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके एसएसटी में, सारे सब्जेक्ट को मैं हैंड रिटन नोट्स लेकर आ रहा हूँ और सारे कंप्लीट करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ दोस्तों। तो एक बार फिर से कहूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।